खेलते बच्चों को देखना पसंद है मुझे। यहाँ बैठना ऐसे अच्छा लगता है। लाइफ में सब कुछ है, बस इस एक सुख के लिए तरसता हूं। मिस करता हूं उन्हें बहुत। अजी डिनर तो कब का रेडी है, लेकिन ये इंजन ड्राइवर राहुल साहब ट्रेन रोकने को ही तैयार नहीं है। आपने खा लिया? बस चल रहा है। क्या बनाया है? वही यूजुअल नूडल्स। कितनी बार कहा है आपसे, अगर खुद बनाने का मन नहीं करता तो कोई टिफिन सर्विस कर लो या बावर्ची तो रख लो। ये रोज रोज का नूडल्स वगैरह ठीक नहीं है। ये रोज रोज का अकेलापन उससे भी ज्यादा ठीक नहीं है निशा। विनय, हम फिर उसी बात पर अटक रहे हैं। आप जानते तो हैं मुझे पटना रास नहीं आता। आप रांची ट्रांसफर ले लो ना। बैंक जॉब से ट्रांसफर मिलना नूडल्स थोड़ी ना है कि 2 मिनट में हो जाए। तुम जानती हो हमें हमारी मर्जी से ट्रांसफर नहीं मिलता। आप भी तो जानते हैं अब पहले जैसा तो है नहीं कि हम दोनों ही थे, 2 बैग्स बांधी और हर पोस्टिंग्स पर साथ साथ जाते। सुनो, कल पार्क में बैठा था, बच्चों को खेलते देख रहा था। नए टाइप का टॉय हेलीकॉप्टर आया है, रिमोट वाला। अपना राहुल देखेगा तो बिल्कुल क्रेजी हो जाएगा। उसके लिए खरीद देना। ओके? हर महीने कोई ना कोई कीमती खिलौना खरीद के रख देते हो आप। बिगाड़ के रख दोगे इससे, मैं कह देती हूँ। नहीं बाबा, ये बस मेरी खुशी के लिए। ले देना। ओके? अच्छी बात है। बीवी बच्चा होने की खुशी, उनसे दूर होने का दर्द, दोनों जज्बात मेरे अंदर उधम मचाते हैं। एक डर सा मंडराता है कि हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे मुझसे। शायद दूर हो चुके हैं मुझसे। सर मैं कल भी गया था उनके घर पर। डोरबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया और आवाज भी लगाई, कोई रिस्पांस नहीं मिला। और पड़ोसी? सभी से पूछा, किसी को नहीं पता निशा भाभी और राहुल कहाँ हैं। नहीं जी, मुझे तो कुछ कहा नहीं निशा ने कि कहीं बाहर जा रही हैं। कल सुबह तक तो मैं इन दोनों को देखा था। मैं 15 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है अंदर से। फोन किया आपने? फोन तो कल से स्विच ऑफ है, तभी तो उनके पति विनय ने मुझे यहाँ भेजा पता करने के लिए। अभिषेक, निशा का फोन पिछले 2 दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है। परसों से ट्राई कर रहा हूं मैं। विनय, मैं अभी भी तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। भाभी कहीं अपने मायके या फिर तुम्हारे पेरेंट्स के घर तो नहीं गई? नहीं, वो दोनों जगह नहीं गई है, मैंने चेक किया है। और अगर जाती भी तो मुझे इन्फॉर्म करके जाती ना। और अपना फोन क्यों बंद रखती वो? तो फिर पुलिस? और सीधे सीधे मैं आपके पास चला आया सर। और ये विनय पांडे कहाँ, पटना में रहते हैं? 1 साल से पटना में ही है, ब्रांच मैनेजर है। इसके पहले उनकी पोस्टिंग यही रांची में थी। निशा भाभी और राहुल यही रहते हैं और विनय अकेले पटना में रहते हैं। सर ये लक्ष्मण, सिक्योरिटी गार्ड, इससे भी मैंने पूछा था, इसने नहीं देखा निशा भाभी और राहुल को बाहर जाते हुए। निशा पांडे जी के घर कोई आया था क्या? नहीं साहब, कोई आया होता तो एंट्री होती। विनय, पुलिस ने भी बेल बजाई, कोई रिस्पांस नहीं है। अब पुलिस दरवाजा खुलवा रही है। अभिषेक, मैं अभी के अभी पटना से निकल रहा हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस अभिषेक यादव को अंदर बुलाओ, सिर्फ उसे। हाँ,
मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग? विनय, निशा भाभी और राहुल की बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए गई है। पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। अभिषेक, तूने खुद ने देखा निशा और राहुल को? क्या सच में निशा और राहुल नहीं रहे? मतलब परसों 3 फरवरी। हाँ, निशा का पति विनय 3 फरवरी की शाम से उसको फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ था। 3 फरवरी की लेट सुबह मारे गए होंगे, 11 से 12 के बीच। विनय जी को बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी, प्रोसीजर है। विनय इस वक्त सदमे में है, किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। पर मर्डर्स को 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। देखिए, हमें कातिलों तक पहुंचना है और विनय जी से कई सवाल भी करने हैं। लेकिन विनय तो 1 साल से पटना में रह रहा है। जब ये हुआ वो तो पटना में था। घर में किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। 2 ग्लासेस मिले हैं क्राइम सीन पर। मतलब जाहिर है कि जो कोई भी था या थे वो जान पहचान के थे। विनय, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा निशा भाभी और राहुल को। रूल है। 4 लोग थे जो उस हाउसिंग कॉलोनी के नहीं थे। 3 फरवरी की सुबह उस बिल्डिंग में ये चारों दाखिल हुए थे और यही चारों हमारे पहले सस्पेक्ट्स थे। घर में जबरदस्ती घुसने की कोई निशानियां नहीं थी। अंदर टेबल पर 2 ग्लासेस मिले तो शायद इन चारों में से 2 निशा पांडे की जान पहचान के थे। एक और चौंकाने वाली बात थी सर क्राइम सीन की कि निशा पांडे का मोबाइल फोन और उसके बदन के सारे जेवर ज्यों के त्यों थे। क्या घर से कुछ और चोरी हुआ था? हमने विनय पांडे के साथ मिलकर पूरे घर को स्कैन किया, लेकिन ऐसा कुछ भी मिसिंग सामने नहीं आया। तो एक बात तो साफ थी कि इस डबल मर्डर के पीछे कोई भी माली कारण बिल्कुल नहीं था। एक और बात, बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में हमें 2 लोग ऐसे नजर आए जिन्हें कोई पहचान नहीं पाया। सर, ये जो साइन कर रहा है ये है श्याम गुप्ता। और ये जो इसकी बगल में है सर, ये है जितेन कश्यप। ये दोनों इंटीरियर का काम करते हैं सर। निशा पांडे के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में ये दोनों काम कर रहे थे, विकास पाठक के घर। ये दोनों? ये तो मेरे घर का इंटीरियर कर रहे हैं। ये है श्याम गुप्ता और ये है जितेन कश्यप। साहब ये दोनों रोज आते हैं। और ये दोनों? नहीं सर, इन दोनों को तो मैं नहीं जानता हूं। साहब मुझे लगा ये दोनों इन दोनों के साथ आए हैं। मतलब तुम इन दोनों को नहीं जानते? मैंने उनसे पूछा नहीं साहब। सर, बिल्डिंग के हर फ्लैट में जाकर दोनों के सीसीटीवी ग्रैब्स दिखाए, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये दोनों कौन थे। बिल्डिंग में अगर दाखिल हुए हैं तो बाहर भी जरूर निकले होंगे। राइट सर, तकरीबन 11:30 बजे। 1 मिनट, देखो इन दोनों की शर्ट्स चेंज हुई हैं। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते वक्त ये वाली शर्ट्स नहीं थी, कोई दूसरी शर्ट थी अभी भी, लेकिन इनका हुलिया मजदूरों जैसा ही है, हाथ में वैसे ही झोला भी है। सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मण की नजर से मिस हो गया सर। नहीं तो साहब, हम तो नहीं जानते तक नहीं। ये दोनों हमारे साथ तो नहीं थे। हमने पहले इन्हें कभी नहीं देखा साहब। अच्छी तरह से देखो इन्हें, ये दोनों तुम्हारे ही पेशे के लगते हैं। शहर में पहले कभी नहीं देखा? नहीं साहब। बिल्डिंग के किसी भी दूसरे फ्लैट में ये लोग गए नहीं, बस निशा पांडे के घर गए होंगे। कोई फोर्स एंट्री एग्जिट नहीं। घर के अंदर टेबल पर पानी के 2 ग्लास। ये पकड़कर चला जा सकता है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ निशा पांडे के फ्लैट में ही गए थे और मर्डर के मकसद से ही गए थे। मुझे नहीं मालूम सर। आपकी बिल्डिंग में किसी को नहीं मालूम कि ये दोनों कौन है? उस दिन आपकी वाइफ का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उन्होंने ना तो किसी को कॉल किया और ना ही उन्हें किसी का कॉल आया। ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने किसी को बुलाया था। लेकिन आपके घर के अंदर टेबल पर पानी के 2 ग्लासेस मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आपकी पत्नी निशा शायद इन दोनों को जानती रही होंगी। इन्होंने आपके घर के अंदर अपनी शर्ट्स भी बदली थी। हो सकता है खून के धब्बे लग गए हों शर्ट पर। ये लोग कौन है सर? और मेरे बीवी और बच्चे को क्यों? शायद किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली हो। दुश्मनी एक औरत और एक मासूम बच्चे से, वो भी ऐसे? अभी 2 तारीख को ही तो बात हुई थी
जी, आप कह रहे थे 2 तारीख को बात हुई थी, फिर? सब ठीक ठाक था। राहुल अपने नए टॉय हेलीकॉप्टर से खेल रहा था। मैंने निशा से कहा कि मेरी लीव सैंक्शन हो गई है, 14 से 18। घर आ रहा हूं मैं, घर। विनय पांडे को हमारे बैंक में पूरे 15 साल हुए हैं। पिछले साल को ही पटना सिटी के एक ब्रांच के मैनेजर बनाए। प्रमोशन और ट्रांसफर साथ में। निशा जी और राहुल साथ में यहीं रांची में रहे? विनय यहाँ रांची की पोस्टिंग पर 3 साल पहले आया था, तब राहुल छोटा था। निशा को रांची भाग गई तो उन्होंने बच्चे का स्कूल सब यहीं करने का सोच लिया। विनय आता था महीने में पटना से। और रांची से पहले? मैडम, हमारे बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लेवल के बाद हर 2 साल में प्रमोशन और ट्रांसफर साथ साथ ही होते हैं। विनय काफी तरक्की कर रहा है, उसके ट्रांसफर भी कई जगह हुए, बोकारो, धनबाद और भुवनेश्वर भी, 2011 से 2012, जब राहुल पैदा हुआ था। राहुल भुवनेश्वर में पैदा हुआ था, लेकिन निशा जी और विनय जी ये तो बोकारो के रहने वाले हैं ना, तो निशा जी बोकारो अपने मायके क्यों नहीं गई डिलीवरी के लिए? क्यों नहीं गई ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आप विनय से ही पूछ लीजिए। देखो साहब, आप ना इस सीसीटीवी की पहले के दिनों की फुटेज भी निकलवाओ। ये बंदे मजदूर लगते हैं, हो सकता है पहले भी कभी आए हों। अबे ओ सोमेश, अब क्या तू हमें हमारा काम सिखाएगा? पिछले 3 महीने की सारी फुटेज चेक किए, उसमें नहीं थे ये दोनों। तो कोई नहीं साहब, मैं घुमाता हूँ ये फोटो अपने खबरों के मजदूरों में। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ग्लासेस पर निशा पांडे के फिंगरप्रिंट्स के अलावा फिंगरप्रिंट्स के 2 और सेट मिले। सर, वो निशान इन 2 हथियारों के ही होंगे। लेकिन ये दोनों पांडे परिवार से किस तरह कनेक्टेड हैं, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। एक बात तय है कि निशा पांडे इन दोनों को जानती जरूर थी। पत्नी और बच्चा रांची में रहते थे, पति पटना में। दोनों में से किसी का भी अफेयर्स हुए हो सकते हैं। वाइफ निशा के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ मिला तो नहीं है सर। बाकी विनय के बैंकर दोस्त अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए मैंने। इस विनय पांडे के फोन रिकॉर्ड्स खंगालो, इनसाइड जॉब की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सर, एक बात खटक रही है। निशा और विनय की शादी 14 साल पहले हुई थी, पर उनका पहला बेटा राहुल 5 साल पहले पैदा हुआ था। हाँ, तो करियर के चक्कर में फैमिली प्लानिंग लेट की होगी। माना आजकल ऐसा काफी होता है, बट सर एक और बात खटक रही है कि निशा ने अपनी डिलीवरी भुवनेश्वर में करवाई अकेले। ना वो बोकारो अपने मायके गई और ना ही ससुराल। सर, ऐसा तो काफी कम ही होता है। शालिनी, तुम्हें इस बच्चे में कोई एंगल नजर आ रहा है? सर, एंगल का तो नहीं पता, पर एक फीलिंग है, धुंधली सी। तो फिर इस धुन को हटाओ, टटोलो, पूरी जानकारी निकालो इस कपल की और इस बच्चे की। अम्मा, एक खुशखबरी है, मतलब सबसे बड़ी खुशखबरी। अम्मा, निशा प्रेग्नेंट है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये तो वाकई सबसे बड़ी खुशी की बात है। तू बस आज के आज निशा को लेके बोकारो आ जा। अरे अम्मा, ऐसे कैसे? मैं कह देती हूँ, तेरी एक ना सुनूंगी मैं। यहाँ मैं और निशा की माँ दोनों मिलकर माँ और बच्चे का ऐसा ध्यान रखेंगे कि सब याद रखेंगे। नहीं नहीं निशा, ना अब हम तुम्हारी कोई बात सुनेंगे और ना ही जमाई बाबू की। तुम आ रही हो मतलब आ रही हो। लेकिन माँ, डॉक्टर ने सफर करने से मना किया है ना। ये तुमने सही नहीं किया निशा। 5 महीने बाद हमें बता रही हो बेटा। आपको तो पता है ना माँ, कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही थी। जब डॉक्टर ने कहा कि आप बता सकते हैं तो सबसे पहले आप ही को बताया है। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, अब तुम फ्लाइट करो, कुछ भी करो, लेकिन आना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो आप भुवनेश्वर गई गंगा जी? दरअसल वो दोनों ही मना करते रहे, कह रहे थे
सब इंतजाम है, आने की जरूरत नहीं है। राहुल अचानक से 1 महीना पहले ही आ गया और हम लोग जाएं ना जाएं बस इसी में ही लगे हुए थे। और फिर डिलीवरी के बाद हम तुरंत उसके पास गए। हम सब कितने खुश थे, पोता हुआ था हमारा। पूरे 9 साल क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कितने डॉक्टर्स, कितनी दवाइयाँ, कितनी दुआएं, मन्नतें, व्रत, उपवास। जब हम भुवनेश्वर गए थे ना, कितनी खुशी थी मेरे बेटे और बहू के चेहरे पर। और अब ये सर, विनय के उस बैंकर दोस्त अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लीन निकले। उन दोनों हथियारों की फोटो दिखाए उसे? यस सर, मैंने दिखाया। सर उसका भी यही कहना है कि वो उन दोनों को नहीं पहचानता है। अगर हर कोई यही कह रहा है कि वो नहीं पहचानते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई है जो झूठ बोल रहा है। सर सच कहूं तो झूठ और झोल, ये दोनों मुझे इस बच्चे की डिलीवरी को लेकर ही लग रहा है। सर देखिए, 9 साल पहले फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, टेस्ट शुरू हुए, काफी फ्रस्ट्रेशन हो गया होगा और उसके बाद निशा प्रेग्नेंट हुई। सब पूरे 5 महीने तक निशा ने ये बात किसी को नहीं बताई। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ऊपर से डिलीवरी के टाइम ना वो अपने मायके बोकारो गई और ना ही वहां से किसी को उसने आने दिया और ना ही ससुराल वालों को। सर वो ऐसा क्यों करेगी? जैसा कि आजकल काफी होता है, गर्भ किसी और औरत ने धारण किया होगा, सरोगेसी, और ये लोग इस बात को पर्सनल रखना चाहते होंगे, उन्हें दुनिया को नहीं बताना था। यस सर, बट कम से कम पेरेंट्स, माँ तो दुनिया नहीं होती ना सर, इसीलिए डाउट जा रहा है। सर मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जो सच दिख रहा है मैं वही कहना चाहता हूँ। यही ना कि राहुल इन दोनों का बच्चा नहीं लगता। राइट सर। ये बात मैंने भी नोटिस की थी जब मैंने राहुल और उसकी माँ को पोस्टमार्टम रूम में देखा था। सर मुझे लगता है ये सारा मामला कहीं ना कहीं इस बच्चे से जुड़ा हुआ है। डीप जाते हैं और पता करते हैं कि वाकई में इस एंगल में कोई सच्चाई है या नहीं। 5 साल पहले ये पांडे जोड़ा भुवनेश्वर में कहाँ रहता था, क्या हुआ था? मैडम थोड़ा नहीं, काफी कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। सब कुछ बताओ शांता। मैडम यहाँ की जय जगन्नाथ कॉलोनी में रहते थे ये विनय और निशा पांडे। 2011 और 12 में मैं पड़ोसियों से मिली, घुमा फिराकर 4-5 औरतों से बातचीत भी की। और मैडम ये कि हमारे पास शक करने जैसा काफी कुछ है। बच्चे के बारे में? हाँ मैडम, पड़ोस की किसी भी औरत ने निशा को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान घर से बाहर आते जाते नहीं देखा। मैंने मैटरनिटी होम चेक करने के लिए बोला था, वो किया? हाउसिंग कॉलोनी के आसपास 15 छोटे बड़े प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम गई थी, कुछ नहीं मिला मैम। शांता और ढूंढो। भुवनेश्वर बड़ा शहर है, यहाँ कई हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम्स हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एक ही है जहाँ सारे जन्म और मौत के रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन मैडम 2011 से 2012 के बीच यहाँ पर किसी भी विनय पांडे और निशा पांडे के बच्चे का रिकॉर्ड नहीं मिला। तो फिर ये बच्चा आया कहाँ से? खबर मिली है कि इनके घर पे एक नौकरानी काम करती थी, रुक्मणी नाम की। क्या इस बच्चे का राज इस डबल मर्डर का राज खोलेगा? सर इस बच्चे का जन्म एक मिस्ट्री है जरूर, लेकिन इसका डायरेक्टली डबल मर्डर से कनेक्शन होगा ये कहना इतना भी आसान नहीं है। सर हमारा ये काम कांस्टेबल शांता आसान कर रही है। सर वो उस मेड रुक्मणी के बारे में पता कर रही है। सर शायद ये बच्चा विनय और निशा का नहीं है। लेकिन इन दोनों हथियारों का क्या? ये क्या वहां कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने गए थे? सर इन दोनों ने मोबाइल जेवर कुछ भी नहीं चुराया, मतलब चोरी के लिए तो बिल्कुल नहीं आए थे। एक बात तो तय है कि निशा इन दोनों को जानती जरूर थी, वरना वो दरवाजा खोलकर उन्हें घर में बैठाकर पानी क्यों पिलाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनय हमसे कुछ छुपा रहा है? सर मैं चाहता हूं कि निशा और राहुल के हत्यारे पकड़े जाए और उन्हें सजा भी मिले, पर तब तक मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा जहां उनकी इतनी भयंकर हत्या की गई थी, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते पहले। लेकिन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन काफी नाजुक स्टेज पर है, इसलिए आपका शहर में होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो कहीं और शिफ्ट कीजिए, पर प्लीज अभी शहर मत छोड़िए। पुलिस कह रही है उन दोनों के लिए दरवाजा खोला गया, उनको पानी दिया गया, उन्होंने पिया और फिर मार डाला हमारी बहू को और राहुल को। पुलिस ने यह बात मुझसे भी कही है, कई बार कही है। अब आप मुझे यह बात क्यों कह रही है मां? पर निशा उन दोनों को कैसे जानती थी? मुझे क्या मालूम, मैं तो 1 साल से पटना में हूं। मजदूर लगते हैं दोनों, किसी काम से बुलाया होगा पहले कभी, फिर उस दिन भी दोबारा शायद किसी काम से ही बुलाया होगा, और क्या।
आ गई माँ। रुक्मणी, मैं कांस्टेबल शांता। जी मैडम। 5 साल पहले यहाँ विनय और निशा पांडे रहते थे। तुम काम करती थी ना उनके यहाँ? हाँ जी। 2 साल थे वो यहाँ। तुम पूरे 2 साल थी उनके साथ? जी। निशा पेट से थी और यहीं भुवनेश्वर में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया? जी मैडम, राहुल नाम रखा था उस बच्चे का। बड़ा प्यारा बच्चा है। लेकिन बात क्या है? निशा पांडे और बच्चे राहुल दोनों का कत्ल हो गया है रांची। देखो रुक्मणी, जो जो जानती हो सब बता दो। विनय जी, क्या आप राहुल के पिता हैं? ये कैसा बेहुदा सवाल है? सवाल सीधा है, ये केस बेहुदा है। दोबारा पूछ रहा हूं, क्या राहुल आपका और निशा जी का बेटा था? उन 2 सालों में भुवनेश्वर के किसी भी हॉस्पिटल में या म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में यह सबूत नहीं है कि निशा और विनय का कोई बच्चा हुआ था। लेकिन एक लोकल डॉक्टर नीलोश्री जैना, अमूल्य चौक की डॉक्टर नीलोश्री जैना से हमें सबूत मिलते हैं कि उस दौरान तुम प्रेग्नेंट थी, रुक्मणी साहू। और तुम जो दावा करती आई हो कि उस प्रेगनेंसी का जो बच्चा था वो मर गया, उसका भी कोई सबूत नहीं है। वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था मैडम। तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, जो नहीं है। और तुमने हमसे झूठ बोला कि निशा प्रेग्नेंट थी, बल्कि तुमने हमें यह नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी। देखो रुक्मणी, हमें पूरा शक है कि निशा का राहुल दरअसल तुम्हारा बच्चा है। और अब जब निशा और राहुल दोनों का मर्डर हो चुका है और तुमने हमें सच नहीं बताया ना, तो हम ये मानकर चलेंगे कि निशा और राहुल के कत्ल में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है। तो सोच लो। क्या ताल्लुक है इस बात का इन मर्डर से? विनय जी, हर चीज का हर चीज के साथ ताल्लुक होता है और इन्वेस्टिगेशन में हर ताल्लुक के बाल की खाल निकाली जाती है, तब जाके सच्चाई सामने आती है। फिलहाल मुझे सिर्फ ये सच जानना है कि मेरी बीवी और बच्चे को किसने मार डाला। और मुझे आपके झूठ के पीछे का सच जानना है। आपने क्यों नहीं बताया कि राहुल आपका और निशा जी का बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? विनय जी, बात को घुमाने या छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने राहुल की बायोलॉजिकल मदर को ट्रेस कर लिया है भुवनेश्वर में, रुक्मणी साहू। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने राहुल को रुक्मणी से 3 लाख रुपए में खरीदा था? मैं अपने बच्चे को बेच कैसे सकती हूँ साहब? नहीं रुक्मिणी, हम तुम्हारा बच्चा खरीद नहीं रहे हैं। हम बस तुम्हारे बाकी 2 बच्चों की परवरिश के लिए एक छोटी सी गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब मदद कर रहे हैं तुम्हारी। देखो रुक्मणी, जगन्नाथ ने तुम्हें 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चे दिए हैं। तुमने तो देखा है हमने क्या क्या नहीं किया बच्चे के सुख के लिए। लेकिन अब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, मेरी कोख में बच्चा ठहर ही नहीं सकता। रुक्मिणी, हम इस बच्चे को पूरी तरह से अपना लेंगे, उसे सबसे अच्छी परवरिश देंगे, उसकी हर मांग पूरी करेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। प्लीज एक बार इसके बारे में सोचो। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, प्लीज। मेरा पति दिहाड़ी मजदूर है मैडम। जिस दिन काम मिला उस दिन 4 पैसे घर आते हैं। मैं घर कामों से उस बच्चे को उतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाती जो वो लोग देने के लिए तैयार थे। और वो 3 लाख भी देने को तैयार थे। ना ना मैडम, मैंने पैसे के लिए नहीं बेचा था अपने बच्चे को। मैंने बस सोचा कि मेरे बाकी के 2 बच्चों को 2 मुट्ठी और चावल मिलेगा, बस। जगन्नाथ की कसम, मैंने पैसे के लिए नहीं भेजा था उसको। गोद लेने का प्रोसीजर लंबा होता है, ऊपर से हम किसी को, मतलब किसी को बताना नहीं चाहते थे कि राहुल हमारा खून नहीं है, खुद राहुल को भी नहीं। ये राज सिर्फ
निशा और मेरे बीच रहने वाला था। मैं पागलों की तरह तरसता था दोनों के लिए। हर पल यही सोचता था कि काश वो दोनों मेरे साथ पटना में होते। इतने सपने देखे थे मैंने उन दोनों के लिए, लेकिन आज वो दोनों मेरे लिए सपना बन गए। एक भयंकर सपना। क्या ये भयंकर सपना आप ही ने रचा था विनय पांडे? क्या कहा आपने? क्या निशा और राहुल का कत्ल आपने करवाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात पूछने की? मैनेजर साहब, हमारी हिम्मत को साइड में रखिए। आप सिर्फ सवालों के जवाब देने की हिम्मत जुटाइए। आप इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि हरकत ही इतनी घिनौनी हुई है। नहीं, देखिए विनय जी, ये दोनों हत्यारे कोई अजनबी नहीं थे। शायद निशा जी इनको जानती थी। कैसे जानती थी? मुझे कैसे पता? मैं तो पटना में था ना। तो पटना से सुपारी दी होगी, भेज दिया होगा उन दोनों को निशा और राहुल का कत्ल करने के लिए। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। हमें सिर्फ ये जानना है कि ये रॉकेट फायर क्यों हुआ। कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा और भयंकर कदम उठाया और अपनी पत्नी के साथ साथ उस मासूम बच्चे को ही मार डाला, जो भले ही आपका खून ना हो, लेकिन एक 5 साल का मासूम बच्चा तो था। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? दोबारा कभी ये बात मुझसे मत कहिएगा कि वो मेरा बच्चा नहीं था। अरे आपको हमारी एक प्राइवेट बात क्या पता चल गई कि राहुल को हमने गोद लिया था, तो अब आप ये कहेंगे कि राहुल मेरा बच्चा ही नहीं था? मारा क्यों विनय पांडे? नहीं मारा। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था मैं दोनों को। क्या सिर्फ पैदा करने से बच्चा अपना हो जाता है? बच्चे की परवरिश जरा भी मायने नहीं रखती है क्या? मारा क्यों? आप जैसे लोग ना, जिनके आसानी से बच्चे हो जाते हैं, हम जैसे लोगों का दर्द कभी नहीं समझेंगे। वो 9 साल टॉर्चर थे हमारे लिए, लेकिन सिर्फ हम दोनों का प्यार हमारी ताकत थी। निशा और मैंने हर दर्द एक साथ झेला, हरदम मौजूद थे एक दूसरे के लिए। उन सारी टेस्ट के दौरान, उन सारे मन्नतों के दौरान, मंदिर, दरगाह, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज के चक्कर काटे हमने एक दूसरे को कसकर पकड़कर। उन 9 लंबे सालों के बाद हमारी जिंदगी में राहुल आया। इम्पॉसिबल। विनय को मैं पिछले 15 सालों से क्लोजली जानता हूं। पटना पोस्टिंग के बाद भी उसके काम में कोई कमी नहीं आई। हाँ, लेकिन विनय को अपने परिवार की कमी खाई जा रही थी। सर, ये कैसा सवाल है? वो दोनों राहुल पर जान छिड़कते थे और अभी आप लोगों से पता चल रहा है कि वो उनका अपना खून नहीं था। पर फ्रैंकली सर, ये मैटर कैसे करता है? मानसिक हालत। हेलो सर, विनय पांडे एक सीनियर बैंक ऑफिसर है। विनय जब हर महीने 2-4 दिनों के लिए आया करता था, तो क्या उसके और निशा के बीच कोई झगड़ा होता था? अगर आपके कहने का मतलब है कि जोर जोर से चिल्लाना, मारपीट वगैरह, तो मेरा आंसर है नो। निशा अकेलापन तो महसूस करती थी, पर वो हर लॉन्ग डिस्टेंस जोड़ा करता ही है ना सर। लेकिन निशा ने आपके साथ कभी कुछ शेयर किया अपनी शादी की किसी प्रॉब्लम के बारे में? कभी नहीं। दरअसल उनके बीच बहुत प्यार था, जो अक्सर बच्चा आ जाने के बाद जोड़ों के बीच कम हो जाता है। तो बच्चे को लेकर कोई खटास? बच्चे को लेकर खटास? सर क्या बात कर रहे हैं आप? सर, इन दोनों पर अभी तक खबरियों से कोई भी इनपुट नहीं आया है। और सर, ये दोनों हिस्ट्री शीटर भी नहीं है। लेकिन ये दोनों निशा पांडे को जानते थे और डेफिनेटली विनय भी इन दोनों को जानता है, बस हमसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सर, विनय के बैकग्राउंड चेक में एक भी आदमी ने ना तो विनय के बारे में, ना ही उसकी शादी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला है। दरअसल इन दोनों की जिंदगी काफी सेटल थी। बैंक की टॉप सैलरी है सर, बोकारो में एक फ्लैट है, यहाँ रांची में एक कार है, पटना में एक कार है। मतलब अगर इसे ऊपर से देखने जाए तो इस परिवार में काफी खुशहाली दिखती है सर। और सर, मैंने इस विनय और निशा के फोन रिकॉर्ड्स को 10 बार खंगाला। किसी भी तरह के अफेयर शफेयर की कोई बू भी नहीं आई, ना ही पति की और ना ही पत्नी की। तो फिर क्या है? ऐसा कौन सा एंगल है जो हमसे मिस हो रहा है? निशा की बॉडी पर गहने इंटैक्ट, कबर्ड में से कोई सामान चोरी नहीं हुआ, बस माँ और बेटे का गला काटा गया। लेकिन उसके पहले दोनों हत्यारों ने पानी पिया, जो कि बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। अगर होते तो ए
मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग होती, और बी घर का सारा कीमती सामान चुरा कर ले जाते ताकि हमें लगे कि ये केस रॉबरी का मर्डर का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली निशा उन दोनों को जानती थी, वरना वो घर का दरवाजा खोलकर उन्हें घर में बिठाकर पानी क्यों पिलाती। राहुल, पापा ने क्या कहा था? ये हेलीकॉप्टर गार्डन में चलाने के लिए है, घर पर नहीं। अगर क्रैश हो गया तो दूसरा नहीं मिलेगा। बेटा राहुल बंद करो ना, मम्मी बात नहीं कर पा रही है। मम्मी बस लास्ट राउंड। निशा को कोई आइडिया नहीं होगा कि उस पर अटैक होने वाला है, और बच्चा तो खैर शायद ये दोनों खास निशा और बच्चे को मारने आए थे सर, मतलब भेजे गए थे। सर मैंने भुवनेश्वर में राहुल की बायोलॉजिकल मदर रुक्मणी और उसके हस्बैंड इन दोनों का बैकग्राउंड चेक कराया। सर सीधे साधे लोग हैं, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो सर खुद के पैदा किए बच्चे को मरवाने के लिए किसी पेशेवर हत्यारे को कैसे हायर करेंगे और क्यों? लेकिन पता नहीं क्यों मेरे शक की सुई इस विनय पांडे पर जाके अटक गई है। लेकिन सर उसके खिलाफ तो हमारे पास एक सुई जितना भी सुराग नहीं है। वही तो, बंदा सीनियर बैंक मैनेजर है, तगड़ा दिमाग है। बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इस विनय पांडे ने सारे सुराग और सबूत कवर अप किए हैं। बस ये पता चल जाए कि क्यों मार डाला इसने अपनी बीवी और बच्चे को। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारा मुजरिम विनय पांडे ही है। ये अकेलापन मुझे अकेला ही नहीं छोड़ता है निशा। दिन तो जैसे वैसे काम में कट जाता है, लेकिन शाम होते ही कुरेदने लगता है मुझे, और रातों को मेरा गला घोंटता है। कुछ भी खाना गले के नीचे उतरता ही नहीं है। जिंदा रहने के लिए नूडल्स बना लेता हूँ। जरा दूर का सोचो, यहाँ रांची में राहुल के लिए सब कुछ सही है, स्कूल, उसके दोस्त, हमारा मोहल्ला। लेकिन हमारा क्या? हमारा क्या विनय? हमने 9 साल हर एक मिनट साथ गुजारा है। काश वो वक्त वापस आता जब तुम मेरे लिए भी वक्त निकालती थी। अब हम पेरेंट्स हो गए हैं, हमारे रोल्स चेंज हो गए हैं। ये पेरेंट्स होते एक कपल के बीच सब कुछ क्यों खत्म हो जाता है? आपसे किसने कह दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं रहा? ये हमारा प्यार ही तो है जो हम राहुल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने गलत इन्वेस्टमेंट की है। क्या? लगता है इस बच्चे ने हम दोनों को दूर कर दिया है। राहुल ना होता तो तुम मेरे पास होती। विनय, राहुल नहीं आता अगर जिंदगी में तो वो दुख और वो दर्द हमारे प्यार पर हावी हो जाता एक दिन। सच तो यह है कि तुम राहुल में इतना खो चुकी हो कि तुम्हें याद नहीं आता हम पहले एक साथ कितना वक्त बिताते थे। ऊपर से मैं इतना कमा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर जिंदगी से 0 रिटर्न आ रहा है। नेगेटिव में जा रहा है सब कुछ। नेगेटिव आपकी सोच होती जा रही है। विनय, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप जो कमा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए ही है ना? खुद के लिए, मेरे लिए, राहुल के लिए है, जो हमारा है ही नहीं। हेलो विनय, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों? ना बोलने से सच बदलेगा क्या? ना बोलने से मेरा अकेलापन, मेरा दर्द कम होगा क्या? विनय, हम जो सोचते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वो हम हो जाते हैं। और इस वक्त मुझे आपकी सोच में स्वार्थ नजर आ रहा है। इतने सेल्फिश कब से हो गए आप? विनय प्लीज, आप इस तरह मुझ पर प्रेशर मत डाला कीजिए। और ये अकेलापन मुझ पर जो प्रेशर डाल रहा है उसका क्या? टैकल करिए उसे, अपने आप को बिजी रखना सीखिए। लेकिन मैं पटना नहीं आ रही हूं। क्योंकि मैं पटना में हूं? क्योंकि बहुत जल्द आप पटना में नहीं रहोगे विनय। हर 2 साल में आप अलग अलग शहरों में रहते हो। राहुल की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। राहुल का सब कुछ इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। मैं तो हुई नहीं ना। राहुल के साथ कंपटीशन कर रहे हैं आप, अपने ही बेटे के साथ। क्या हो गया है आपको? मुझे नहीं पता क्या हो गया है मुझे, पर मुझे पता है तुम्हें क्या हो गया है। तुम एक दोस्त, एक प्रेमी, एक पत्नी थी कभी, अब सिर्फ मां हो, वो भी ऐसे बच्चे की जो। प्रणाम साहब। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? खुद का बीवी और बच्चे को
सब ठीक तो है ना साहब? क्या ठीक है क्या नहीं ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। 4 लाख दे रहा हूं, मेरा काम हो जाना चाहिए। कहाँ करना है साहब? कब करना है? रांची, एड्रेस दे रहा हूं। लेकिन तुम दोनों मुझे एक बार भी फोन नहीं करोगे, ना ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। ये रहे आधे पैसे, बाकी काम हो जाने के बाद यहीं पे तैयार रखूंगा। जीवन, सुरेश, दोनों यहाँ पर अचानक? मैडम वो रांची आए थे किसी काम से, तो विनय बाबू से पता चला कि आप और बबुआ यहीं रहने आए हैं, तो हम सोचे आपसे मिल आते हैं। कोई फर्नीचर का काम वाम हो तो बता दीजिए। फर्नीचर का तो अभी कोई काम है नहीं, पर इतनी दूर से आए हो, चाय नाश्ता करके जाना। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जीवन और सुरेश, सर आप इन 2 हथियारों तक कैसे पहुंच पाए? हम लोगों ने इस केस में कुछ किया नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा केस स्टेटस ज्यों का त्यों था। कोई लीड नहीं, कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस खुद चलकर हमारे सामने आया इस डबल मर्डर के ठीक 3 हफ्ते बाद। ये रात को दरवाजा खुला छोड़ा था तुमने? हाँ साहब, गलती से कल बंद नहीं किए थे। लेकिन तुम भी तो अंदर सोए थे, तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं ना साहब, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सर, 4 डंडों में सब कुछ उगल दिया उस जीवन ने। उसने मर्डर किया अपने जीजा सुरेश का। चल बता, क्यों मारा अपने जीजा सुरेश को तूने? जीजा है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगा। चीटिंग कर रहा था हमारे साथ, हमारा पैसा नहीं दे रहा था साहिब। कितने पैसों की लड़ाई थी जो कीमत तूने उसकी जान लेके वसूली? बहुत सारा पैसा था। कितना? 1 क्या 1 लाख? तूने अपने जीजा को 1 लाख उधार दिया था? देखो जीवन, दिमाग ना चाटो, हम कह रहे हैं तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। साहब ने पूरा पैसा दिया था तुम्हारे हाथ में, तुम हमको दिए हो 1, बाकी का हिस्सा चाहिए अभी का अभी। अभी का अभी लगा रखा है। हम बोले हैं ना कि हम 1 रखा हूँ, बाकी का 2 कहीं लगाया है। जब आएगा तो मिल जाएगा तुम्हारा 1। तो जहाँ लगाया हो वहाँ के ब्याज में से दोगे आधा हिस्सा? नहीं दोगे। जीजा, तुम 4 क्लास पढ़े हो तो हम भी 2 क्लास पढ़े हैं, बुर्बक नहीं है हम। बतिया तो बुड़बक की तरह ही रहे हो। जब हम बोल रहे हैं मिल जाएगा पैसा, तो फिर काहे कुत्ते की तरह भौंक रहे हो? 3 हफ्ता हो गया है, अभी सिर्फ भौं कर रहे हैं, नहीं तो काट लेंगे। ये धमकी बमकी है ना किसी और को देना, भरोसा नहीं है हम पर। रत्ती भर भी नहीं है। तो फिर बैठो चुपचाप। हमको मालूम था वो हमारा पैसा नहीं देगा, चालाकी करेगा हमारे साथ। ऐसा गुस्सा आया कि रात में हथौड़ा उठाए और माथा पर दिए बस। ऐसा कौन सा फर्नीचर बनाया तूने जो किसी साहब ने तेरे को 4 लाख मजदूरी दी? बोल बोल। पीयूष नगर थाना बोकारो से सब इंस्पेक्टर उदय ठाकुर बोल रहा हूँ सर। हाँ उदय बोलो। सर आपका एक डबल मर्डर केस है, निशा पांडे और उसका बेटा राहुल पांडे। हाँ वो डेड एंड पर है, अभी कोई लीड नहीं मिली हमें। तुम्हें कोई लीड मिली? सर आपको लीड नहीं, कातिल दे रहे हैं। कौन है? सर ये बोकारो के 2 मिस्त्री हैं, जीवन प्रसाद और उसका जीजा सुरेश झा। इन्हें 4 लाख की सुपारी दी थी निशा के हस्बैंड विनय पांडे ने। मतलब हमारा शक सही निकला। जी कुछ पता चला? बिल्कुल पता चला विनय जी, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक पकड़ा गया है। जीवन प्रसाद ने सुरेश झा का मर्डर कर दिया 4 लाख के बंटवारे के लिए। आपकी और निशा दीदी की दलीलें सुन के दिल मेरा पिघल गया था। कलेजे पे पत्थर रख के मैंने अपना बच्चा आपको दिया था। आपने क्या किया? आपकी सोने की थाली से बेहतर तो मेरे हाथ के 2 निवाले होते। बच्चा मेरा जिंदा तो होता। अकेलापन भी कोई मोटिव होता है मर्डर का? उसे लगा कि गोद लिया हुआ बच्चा उसके और उसकी पत्नी के बीच आ रहा है। आर यू श्योर? कोई और कारण नहीं था? इस विनय पांडे का कोई अफेयर, कोई दूसरी औरत? नो, कोई अफेयर नहीं था,
कोई दूसरा कारण नहीं था। कत्ल प्लान करते वक्त तो यह आदमी डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार था, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसे अपने किए पर पछतावा था। क्रिमिनल दिमाग भले ही प्लानिंग अद्भुत करता हो, लेकिन जुर्म के इमोशनल नतीजों के बारे में वो सोचता नहीं, या फिर शायद सोचने की ताकत ही खो देता है। अब इस विनय पांडे को ही ले लीजिए, लगभग परफेक्ट क्राइम कर गया था बंदा, लेकिन जिस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक नहीं बल्कि दो मर्डर्स किए, क्या वो दूर हुआ? नहीं। क्या पछतावे से वो कभी कम होगा? कभी नहीं। जाबू नगर गई थी बैंक पीओ के एंट्रेंस एग्जाम देने। एग्जाम देके वापस लौट रही थी। राजपुर पहुंचते पहुंचते रात के तकरीबन 9:45 बज गए थे। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब रिक्शा नहीं मिली तो मैं स्टेशन से आगे पैदल चलते चलते रोड पर रिक्शा ढूंढने लगी। तब मुझे एक रिक्शा दिखाई दी। रिक्शा 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 भैया भैया भजनगढ़ चलोगे? मैडम मैं जा तो उधर ही रहा हूँ, पर पहले इन दोनों साहब लोग को छोड़ना है। अगर आपको एतराज न हो तो बैठ जाइए। बहुत देर हो चुकी थी और मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर ये छोड़ दूं तो घर जाने के लिए दूसरी रिक्शा नहीं मिलेगी। मैं बैठ गई। मैं तिरछी नज़र से देख रही थी कि दोनों लड़कों की नज़र ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तीनों मिले हुए हैं। अचानक से उन लोगों ने एक सुनसान गली में टर्न ले लिया। मैं चिल्लाई, भैया आप जवाब क्यों नहीं देते? या आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शॉर्टकट है मैडम। कैसा शॉर्टकट? भजनगढ़ तो उस तरफ है। पहले साहब लोग को ड्रॉप करना है, बोला तो था आपको। आप मुझे पहले छोड़ देते। ऐसे कैसे छोड़ दे? प्लीज उन लोगों को पकड़ लो। मेरा वीडियो वायरल मत होने दो प्लीज। तुम बहादुर लड़की हो, बस एक बार ये टेस्ट करा लो, उसके बाद उनकी टांगे तोड़ने से लेकर खाल उधेड़ने तक का काम हमारा है। कल रात की ठंडी ने पिछले 15 सालों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और आज सुबह एक ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है जो आप सभी को खौफ से हिला के रख देगी। जाबू नगर से बैंक पीओ एग्जाम देकर लौट रही एक नौजवान लड़की का उसके ऑटो चालक और उसके सह यात्रियों ने मिलकर। लड़की फाइटर है डॉक्टर। उन्होंने जो जहर पिलाने की कोशिश की, क्या उसके पेट में भी गया? लकीली नहीं डॉक्टर। वो जहर क्या था? कोई कीड़े मारने वाला पेस्टिसाइड मालूम होता है। मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद। अभी और कुछ टेस्ट करने बाकी हैं। डॉक्टर 1 सेकेंड प्लीज। डॉक्टर आप उनके सीमेन सैंपल प्लीज प्रिजर्व कर लीजिएगा। हमने प्राइवेट पार्ट्स के स्वैब्स लिए हैं, दोनों में सीमेन डिटेक्टेड है और मैं विक्टिम के कपड़े भी एनालिसिस के लिए भेज रही हूँ। प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी ज्यादा है क्या? सबसे गहरे घाव तो माइंड पर होते हैं ऑफिसर। कभी कभी हमारी सोच भी सुन पड़ जाती है कि कोई इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है। साहब, स्टेशन एरिया में रिक्शा चलाने वाले सभी ड्राइवर को मैं जा रहा हूँ, उनमें से कोई ऐसा नहीं कर सकता। कल रात को जितने भी ड्राइवर अपने ऑटो के साथ सड़क पर थे, वो सब के सब मुझे थाने में चाहिए। लेकिन सब जो लेडीज है, उसने रिक्शा का नंबर देखा था क्या? पता नहीं, अभी तक उससे बात नहीं हुई है।
सर राजपुर रेलवे स्टेशन से मिलन नगर से डायमंड मार्केट चौक होते हुए रिक्शा भजनगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। हमने प्रियंका को फलों की मंडी से पिकअप किया, उसने हमें वहीं से फोन किया था। स्टेशन से लेकर फलों की मंडी तक जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज रेडी करो। सर लड़की की क्या कंडीशन है? स्टेबल है सर, बट कुछ टेस्ट बाकी हैं। स्ट्रॉन्ग लड़की है, जैसे ही वो इस कंडीशन में आ जाए कि उससे बात हो सके, मुझे बात करनी है उससे। संजय, नाश्ता रेडी है बेटा, जल्दी आ जा। आया मम्मी। गुड मॉर्निंग डैड। मेरा ZQC डिजिटल का इंटरव्यू था ना, अभी ईमेल आया नहीं उनका, आजकल में एक्सपेक्टेड है। उनका ऑफिस गुड़गांव में है ना? लेकिन हो सकता है पोस्टिंग मुंबई में हो, वो पूरा नया डिवीजन सेटअप कर रहे हैं वहाँ। अरे प्रदीप, दुकान पे नहीं चल रहा है क्या? हाँ पहुंचिए, मैं आ रहा हूँ बस। मैं स्टेशन के पास रिक्शा लगाता हूँ साहब, लेकिन सिर्फ दिन में, नाइट नहीं करता। तो नाइट में तेरा ऑटो रिक्शा तूने कैसे दे रखा है? किसी को भी नहीं साहब, 7:30 के बाद रिक्शा घर के बाहर खड़ी करता है। देखिए, अभी इस केस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। सर हॉस्पिटल के सूत्रों से पता चला है बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और लड़की को जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि लड़की सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है, और हम कल्प्रिट्स को पकड़ने की पूरी तैयारी में लगे। सुना है कि यह हादसा शहर के एक ऐसे एरिया में हुआ है जहां की पुलिस टीम पेट्रोलिंग करने के बजाय चादर ओढ़कर आग सेक रही थी। अगर आप एक सेंसिटिव केस में जबरदस्ती का ड्रामा डालना चाहती हैं तो प्लीज गो अहेड, हमें कोई मतलब नहीं है आप लोगों की टीआरपी से। सर पॉइंट की बात यह है कि आपकी टीम ने काम नहीं किया। आपको जो अनुमान लगाना है आप लगा सकते हैं। सर प्रेस को भेज देना बहुत आसान है सर, लेकिन क्या आप उस पेट्रोलिंग टीम पे इंक्वायरी बैठाएंगे कि नहीं सर? राजपुर रेलवे स्टेशन, मिलन नगर, डायमंड मार्केट चौक से होते हुए भजनगढ़ तक के सारे सीसीटीवी कैमरा के कल शाम 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक के फुटेज चाहिए। टाइम अब भी चाहिए, और हाँ, फलों की मंडी का भी। मैं तीनों को डिस्क्राइब कर सकती हूँ सर। उनके चेहरे मुझे थोड़ी बहुत याद है। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है प्रियंका, हम तुम्हें कई ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, उनमें से तुम उस एक आरोपी को पहचान सकती हो। रही बात बाकी दो की, तो उन्हें अच्छे से याद करके हमारे स्केच आर्टिस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो। वो दोनों यंग थे सर, मेरी उम्र के या मुझसे थोड़े बड़े। मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ सर। सर सीसीटीवी फुटेज का एक मसला है। संध्या, इस वक्त मुझे मसला नहीं, हल चाहिए। सर एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे हैं। What? यस सर, रेलवे स्टेशन के बाहर का कैमरा काम तो कर रहा था, पर उससे भी कुछ ज्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। बस सर इतना ही है। जाबू नगर रेलवे पुलिस भी अपने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज हमें भेज रही है। वैसे सर वहाँ की पुलिस ने हमें कंफर्म किया है कि प्रियंका ने शाम को 5:15 पे वहाँ से ट्रेन ली थी। हम प्रियंका पाल के स्टेटमेंट क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी है वो तीनों रेपिस्ट, ये नहीं कि जाबू नगर से वो कितने बजे रवाना हुई, कौन सी सीट पर बैठी थी, उससे पहले पीओ एग्जाम में उसका सीट नंबर क्या था, नथिंग। मुझे वो तीनों मुजरिम चाहिए बस। आई नो सर, मैंने ये फुटेज सिर्फ इसलिए मंगवाए थे ताकि मैं चेक करना चाहती थी कि प्रियंका का कोई पीछा तो नहीं कर रहा था। वो ऑटो वाले पैसेंजर्स, रास्ते में वो ऑटो किसी एक सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ होता तो उसका नंबर तुरंत मिल गया। सर सिर्फ उस रूट के नहीं, शहर के सारे सीसीटीवी सभी जोन के बंद पड़े हैं। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है? सर स्टेशन से ऑपरेट करने वाले सभी 85 ऑटो ड्राइवर्स राउंड अप हुए हैं। आसपास के 74 ऑटोज को राउंड अप किया है, लेकिन सर शहर के सभी ऑटो ड्राइवर्स को अंदर लेने में काफी समय लगेगा। प्रियंका पाल आज डिस्चार्ज होने वाली है, अगर वो मैनेज कर सकती है तो उसे सीधे यहाँ लेकर आओ, हम उसके घर नहीं जाएंगे। अगर हम उसके घर गए तो मीडिया गिद्ध की तरह उस पर टूट पड़ेगा। मैं प्रियंका को यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ। अपने बेस्ट स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, हमें फास्ट नहीं बल्कि बहुत फास्ट आगे बढ़ना है। मैं पुलिस की कार्रवाई से, मैं पुलिस वालों की कार्रवाई से आप सेटिस्फाइड नहीं है? मैं पुलिस की कार्रवाई से, मैं पुलिस की आप कार्रवाई, पुलिस से हमें जीरो कोऑपरेशन मिल रही है। हमें ब्रेव हार्ट रेप सर्वाइवर से एक बार मिलने तक नहीं दिया गया, पर हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि एक लड़की एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। इसके पिता मानसिक रूप से दुर्बल हैं और एक छोटा भाई है जो अभी भी पढ़ रहा है। हर टैक्स पेयर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी मेहनत की कमाई से एक तो सड़कें बने और दूसरा ये कि सड़कों पर औरतों की सुरक्षा मेंटेन रहे। आप ये जानकर शॉक रह जाएंगे कि शहर का कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। ये सीसीटीवी आपके और हमारे टैक्स के पैसों से खरीदे जाते हैं। इलेक्शन के दौरान सारी पार्टियां लंबे लंबे मैनिफेस्टो जाहिर करती हैं औरतों की सुरक्षा को लेकर,
लेकिन क्या हमारे नेतागण दिल से ये चाहते हैं कि शहर की सारी औरतें सुरक्षित रहें, या उन्हें बस अपनी कुर्सियों की सुरक्षा ही प्यारी है? और क्या प्रशासन और पुलिस सिर्फ अपनी नौकरियां सेफ रखना चाहती हैं? इज दिस अ जोक उमेश शर्मा? ये कोई भद्दा सा वाहियात मजाक है क्या? एक भी सीसीटीवी कैमरा चल नहीं रहा था। सर कॉर्पोरेशन वाले कह रहे हैं कि कंट्रोल रूम में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी। तो फिर मॉनिटरिंग टीम क्या कर रही थी? रात भर बैठकर ब्लैंक स्क्रीन्स को घूर रही थी या फिर खर्राटे मार रही थी? चलो सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, पर पेट्रोलिंग टीम को क्या हो गया था? कड़ाके की ठंड में बर्फ की तरह जम गई थी या फिर हमारी काबिलियत पर जंग लग गई है? सर हम इस केस को क्रैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने अगर तुरंत कोई रिजल्ट नहीं दिखाया तो ये केस चंद घंटों में बवंडर का रूप लेगा। प्रियंका, उस ऑटो रिक्शा का नंबर याद है तुम्हें? कुछ भी देखा हो तुमने, थोड़ा सा भी देखा हो? रिक्शा रिक्शा बस बाकी ऑटो जैसा ही था। तुम्हें ऑटो के अंदर का कुछ याद है? कोई पोस्टर, कोई फोटो, म्यूजिक, लाइटिंग, कुछ भी याद है? कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी। प्रियंका, ये हमारे स्केच आर्टिस्ट हैं। तुम इनको जैसा हुलिया बताओगी ना, ये हूबहू वैसा ही स्केच बनाते जाएंगे। अगर तुम उन तीनों आदमियों के चेहरे याद कर सकते हो तो याद करो और बताओ हमें प्लीज। देखो प्रियंका, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे लिए वो सब याद करना बहुत ही दर्दनाक है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। अब थोड़ी और हिम्मत दिखाओ और उन तक पहुंचने में हमारी हेल्प करो। सर, क्या वाकई उस रात पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर नहीं थी? और पूरे रूट पर सीसीटीवी बंद रहना और सारे शहर में भी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से डेंजरस है। अक्सर हमारी गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं रह जाती, एक से एक बढ़कर भयंकर हादसों के लिए रास्ता भी खोल सकती है। विक्टिम के साथ जो घोर अन्याय हुआ वो सिर्फ मुजरिमों की विकृति के कारण नहीं हुआ, वो हमारी पुलिस ऑफिसर्स की गलतियों के कारण भी हुआ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितने गुस्से, कितने जोश के साथ गए होंगे फील्ड पर। हमारे पास 3 रफ स्केचेस थे, उन 3 रेपिस्ट के जिन्होंने प्रियंका पाल पर कहर बरसाया था। राजपुर और जामुनगर के हर खबरी के पास इन तीनों के स्केचेस होने चाहिए। अपर लिमिट है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर ये तीनों मुझे लॉकअप में चाहिए। भाई चाय देना एक और। साहब, किसी का कंट्रोल रूम में फोन आया है, गैंग रेप के आरोपी की जानकारी दी है। क्या कह रहा था? सर वो कह रहा था दोनों लड़के संतराम कॉलोनी के, एक का नाम संजय सिंह, दूसरे का नाम प्रदीप चौहान। वो एक बात थी जो मैं कल से बताना चाह रहा था, लेकिन डर लग रहा है। अगर आप कुछ भी जानते हैं तो बेझिझक बता दीजिए। सर दरअसल वो अखबार और टीवी पर आया था गैंग रेप केस के बारे में, उसी के बारे में बात करनी है। क्या जानते हो आप गैंग रेप केस के बारे में? सर कल पान की दुकान पे एक बंदा पान वाले को 3 स्केचेस दिखा रहा था, एक रिक्शा वाले का और 2 लड़कों का। सर मुझे ऐसा लगता है मैंने उन लड़कों को आज देखा है। अरे पुलिस वालों ने पूरे शहर में बड़े स्केचेस घुमा रहे। हाँ यार, आज हमारी कॉलोनी के पास भी एक बंदा लेकर घूम रहा था। अबे टेंशन मत ले यार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साला उस दिन अगर वो पेस्टिसाइड की बोतल खाली ना होती ना तो उस लड़की को वहीं खत्म कर देते। एक काम करते हैं ना, 2-3 दिन के लिए राजपुर से निकलते गए। नहीं सर, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता,
वो संतराम कॉलोनी के लड़के हैं। एक है संजय सिंह और दूसरा है प्रदीप चौहान। संजय सिंह और प्रदीप चौहान, इन दोनों को अभी कभी उठाओ, तुरंत। ब्रेकिंग न्यूज, राजपुर गैंगरेप केस के 2 आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं। उनके नाम संजय सिंह और प्रदीप चौहान बताए जा रहे हैं। ये 2 लड़के कौन हैं? इनकी आइडेंटिटीज क्या है? हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। सर सुनिए सर। सर क्या हुआ है सर? क्या हो गया सर? सर क्या बात हो गई सर? शेख चौबे, अपने 30 से साथी उस रिक्शा वाले का नाम बोलो। कौन रिक्शा वाला सर? सर आपको सॉलिड गलतफहमी हुई है सर। सॉलिड जुर्म हुआ है। तुम दोनों ने उस रिक्शा वाले के साथ मिलकर ना सिर्फ एक लड़की का फायदा उठाया है, बल्कि सर आप गलत समझ रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारी कॉरपोरेशन की गलतियों का भी फायदा उठाया है। इस वक्त ये गैंग रेप तुम लोगों से ज्यादा हम लोगों के सर मढ़ा जा रहा है। गैंग रेप? फोन दो अपने, फोन दो। बाजू हो जाइए मैम, पीछे प्लीज, पीछे सब बाजू जाइए प्लीज। इसके साथ कार्रवाई लड़कों को आप क्या पहले से पहचानती है मैम? मैम क्या पहचानती है उनको? मैम उस रात क्या हुआ था? मैम बताइए। डरो नहीं प्रियंका, एक तरफा शीशा है। तुम उन्हें देख पाओगी पर वो तुम्हें बिल्कुल नहीं देख पाएगी। यही 2 थे मैडम, एंड तीसरा वो ऑटो रिक्शा वाला था। हमारा बेटा संजय ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तो एमसीए कर रहा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है सर। सर अब पूरी कॉलोनी में, उसके कॉलेज में, कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, अगर किसी ने एक लफ्ज भी उसके बारे में बुरा बोला ना तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। जिस लड़की के साथ इन तीनों ने रेप किया है ना, उसी लड़की ने इन दोनों को आइडेंटिफाई किया है। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? वो क्यों झूठ बोलेगी? गरीब घर की पढ़ी लिखी लड़की अपनी बदनामी क्यों करवाना चाहेगी वो? और मेडिकल रिपोर्ट भी झूठ बोलेंगे? हो सकता है उसे पहचानने में कोई गलती की हो सर। आपके लड़के ने किसी राह गुजरती लड़की पे कमेंट या सीटी नहीं मारी जो वो लड़की उसे देख नहीं पाई या पहचान नहीं पाई। और अभी आप ही ने तो कहा था ना कि वो 5 फरवरी की रात को घर से बाहर था। उस रात वो अपने एक दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया था। अब तू रात को घर वापस आएगा भी या सीधे सुबह आएगा? माँ चाबी है मेरे पास, आप लोग सो जाओ आराम से। बोल ले। जब तेरे बच्चे होंगे ना तब तुझे पता चलेगा कि माँ बाप को कितनी टेंशन होती है जब बच्चे रात को घर नहीं आते। ड्रामा। गुड नाइट। और सर अगर संजय ऐसा लड़का होता तो उसके लक्षण हमें पहले ही नजर आ जाते सर। अगर लक्षण सींग और पर जैसे नजर आते ना तो एक भी वैशी दरिंदा रोड पे घूमता नहीं दिखता। भानु प्रताप जी, ये फैक्ट है कि आपका बेटा उस रात घर पे था ही नहीं। आपका बेटा प्रदीप, उसका दोस्त संजय और एक रिक्शा वाला जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इन्होंने एक 22 साल की लड़की के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है, नोच नोच के रेप किया उसका। नामुमकिन, प्रदीप ऐसा कर ही नहीं सकता है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं 5 फरवरी की रात को घर पे था सर, मैं संजय से मिला तक नहीं। हाँ सर, और ना ही मैं मिला हूँ प्रदीप से और ना किसी ऑटो वाले से सर। ये सब झूठ है सर। अच्छा, लड़की ने खुद आइडेंटिफाई किया है तुम दोनों को, और हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने तुम दोनों को चाय की टपरी पर बात करते सुना। तुम दोनों राजपुर से भागने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि तुम दोनों को पता चल गया था कि पूरे शहर में तुम दोनों के स्केचेस घुमाए जा रहे हैं। अब जितना जल्दी हो सके मेरे 2 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल, वो रिक्शा वाला कौन है? सर मैं नहीं जानता हूँ सर किसी रिक्शे वाले को। सर मैं भी नहीं जानता हूँ सर। दूसरा सवाल,
ऐसा तुमने और कितनी लड़कियों के साथ किया है? सर देखो, तुम दोनों पर रेप का चार्ज तो लग ही चुका है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगेगा, क्योंकि तुमने सर स्टॉप प्लीज प्लीज। सर ये सब झूठ है, मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूँ सर। सबूत? हाँ सर। चल दे। सर एक्चुअली मैंने झूठ बोला था अपने मॉम डैड से कि मैं जॉइंट स्टडी के लिए अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था सर। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, एड्रेस और नंबर दे। सर मैं वो नहीं बोल सकता सर। तू नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं, हम बुलवा लेंगे तेरे से। शेख चौबे, धीरे धीरे, इन दोनों में से कोई भी जान से नहीं मरना चाहिए, और जब तक ये नाम नहीं बता देते तब तक पानी वानी कुछ नहीं, सब कुछ उसके बाद। और याद रहे, धीरे धीरे, सिर्फ हाथों से। सर हमारी बात सुनो सर। सर लिसन टू मी सर। सर हमें क्यों फंसाया है सर? संजय सिंह और प्रदीप चौहान के फोन रिकॉर्ड्स तो आ गए हैं, पर 5 फरवरी की रात की दोनों के फोन के पिन पॉइंट लोकेशन रिपोर्ट भी चाहिए मुझे। मत देखो दीदी, क्यों टॉर्चर कर रही हो अपने आप को? मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, सीधे स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था आपको लेने। ना तुझे पता था, ना मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं लड़ूंगी उन तीनों से, छोड़ूंगी नहीं उन तीनों को। वो लोग मेरी बॉडी हर्ट करके गए, मेरा माइंड नहीं, और अब भी मुझ में बहुत ताकत बाकी है। तुम दोनों के सीमेंट सैंपल चाहिए, 10 मिनट दे रहा हूं। चलो पकड़, चलो। अबे उठेगा कि नहीं? उठ। आप देखिए और क्या हो सकता है, मैं किसी और वकील से बात करता हूँ। क्या कहा एडवोकेट मिश्रा ने? कह रहे थे कि अभी पुलिस कस्टडी में है तो जमानत नहीं हो सकती, कोर्ट में पेशी होगी, बाद में कुछ कर पाएंगे। लेकिन वहां पुलिस संजय के साथ मारपीट कर रही होगी ना? बोलने से क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता। अब बस मेरे बेटे को घर ले आइए, उन्हें पैसे वैसे जो भी चाहिए ना दे दो, बस संजय को घर ले आओ। सर, इस संजय का सेलफोन लोकेशन 5 फरवरी की रात को 10:05 से लेकर 2:30 बजे तक फलों की मंडी में शो कर रहा है। और ये प्रियंका पाल 9:45 को निकली थी स्टेशन से? यस सर। जब हमने उसे पिकअप किया तब सुबह 4:30 बज रहे थे, और उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके कुछ देर पहले तक वो लोग उसके साथ रेप कर रहे थे। ये संजय कह रहा है सर कि ये तकरीबन रात को 2:30 बजे के आसपास अपने घर वापस लौटा, अपनी किसी गर्लफ्रेंड का एलिबाई दे रहा था। लेकिन प्रदीप, उसका फोन लोकेशन उसका घर दिखा रहा है पूरी रात। सर प्रदीप और संजय, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने 2 बार स्कैन किए, बट इनमें से कोई भी कॉलर ऑटो नहीं चलाता है। शातिर है, फोन पर बात ही नहीं होती होगी। मैंने इन दोनों के फोन चेक किए, लेकिन इन दोनों के फोन में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला जैसा वीडियो प्रियंका पाल ने हमें बताया। हो सकता है वो वीडियो इन दोनों ने डिलीट कर दिया हो। इन दोनों के फोन मैंने फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिए हैं, शायद वो उस वीडियो को रिट्रीव कर सके। संध्या, प्रवीण, इन दोनों को तोड़कर तीसरे रेपिस्ट का पता लगाना बहुत जरूरी है हमारे। सर, जो तीसरा आदमी था, रिक्शा ड्राइवर, उसकी जरूर कोई ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही होगी। हिस्ट्री शीटर से वो स्कैन किया था। हमने इलाके के हर रेप और मोलेस्टेशन के हिस्ट्री शीटर की तस्वीरें दिखाई थी लड़के को। लेकिन संजय का 1:30 बजे तक क्राइम सीन के पास रहना और फिर 2:30 बजे घर लौटना, ये मैच नहीं हो रहा। एविडेंस को ब्लॉक करने की कोई चाल हो सकती है। ये गर्लफ्रेंड वाला एलिबाई भी कोई चाल ही होगी, झूठा बहाना। उसकी बात पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं था, तो हमने गर्लफ्रेंड वाले एलिबाई, इस बहाने को टटोला, जिसे अब तक हम झूठ मानकर चल रहे थे। पर सच था। सच था, और यह सच एक भयंकर शौक था हमारे लिए। संजय, वेट कर रहा हूं मैं। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, नंबर, एड्रेस बोल। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे सर प्लीज उसको इस झमेले मत घसीटिए सर। संजय, तू अपने आप को इस झमेले में गर्दन तक घसीट चुका है। अब तू सोच ले, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताकर अपनी जान बचाना चाहता है या फिर नाम छुपाकर जान कमाना चाहता है? सर, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका पाल है सर।
क्या बोला तूने? फिर से बोल। प्रियंका पाल सर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आगे बोल। हाय। हाय। ये किसका घर है? मेरी एक फ्रेंड का। So, how was the exam? बिल्कुल मेरी तरह, टॉप क्लास। ओह, तो टॉप क्लास एग्जाम का सेलिब्रेशन होने वाला है आज। क्या खिलाओगी? क्या पिलाओगी? संजय, तू अभी भी गेम खेल रहा है हमारे साथ? सर, मैं आपको सब सच सच बता चुका हूँ सर। मैं उस रात अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका पाल के साथ था सर। तुम दोनों ने जो 2 कौड़ी का प्लान बनाया ना, बहुत ही सस्ता प्लान है। और तुम लोग ये मान के चल रहे हो कि हम लोग तुम्हारी तरह ढक्कन है। हमारा कोई प्लान वैन नहीं है मैडम। हमारी लाइफ के तो ऐसी लग चुकी है। हमारा जॉब वॉब करियर वरियर सब कुछ खत्म हो चुका है सर। फिर काय का गेम प्लान? गेम ये है बेटा कि जिस प्रियंका पाल नाम की लड़की के साथ तुम तीनों ने पूरी रात रेप किया, अब तू उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है? प्रियंका पाल के साथ? हाँ, प्रियंका के साथ। ये किसने बताया आपको? कल का पैदा हुआ समझ रहा है हमें? हाँ, जो विक्टिम का नाम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता रहा है? सर, विक्टिम कौन है मैं जानता तक नहीं हूँ सर। सर, मैं भी जानता हूँ सर उस प्रियंका पाल को। सर, प्रियंका पाल विक्टिम है? एक बात तो सही है सर, हम लोगों ने विक्टिम का नाम कभी ओपनली नहीं लिया है। और सर, हॉस्पिटल में भी उसका नाम झूठ बताया। फर्स्ट टाइम अलका बताया। ये कैसे हो सकता है कि संजय अपनी गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका पाल बता रहा है? कोई तो गेम खेला जा रहा है। साले, तूने पटा लिया था उसको? तूने बोला तो तुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ट्राई मारता हूँ। आज नहीं तो कल फोन आ जाएगा। फोन आ गया तो चले जाएंगे। हाँ, क्या कब है तेरा इंटरव्यू? इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन? क्या इंट्रोडक्शन? कौन है भैया प्रियंका? नहीं, क्या गेम क्या खेल रहा है लड़की के साथ? पागल है क्या? अबे गल्ले से फुर्सत मिलेगी तो गेम खेलूंगा ना, वो भी अपना फेवरेट गेम क्रिकेट। प्रियंका सही है यार, पर इंटरेस्ट नहीं है मेरे को इसमें। उगड़ में चिपक रही है यार। तो मेरे को चिपका दे। योर ब्रदर इज सिंगल ब्रो। सीरियसली? हाँ सीरियसली भाई, मैं भी तो क्रिकेट खेलूंगा। चल ले, तो नंबर ले, मैं तो चल ब्लॉक करने वाला था वैसे भी। पहले कॉल में एग्री हो गई थी यार डेट के लिए, और फिर डेट के बाद तो मतलब तू रात को उसके साथ था? हाँ, पर उसने सामने से बुलाया था मुझे। वो अपना बैंक पीओ का एग्जाम देकर लौटी थी। पहले वो तेरा काट रही थी और मुझसे बदला ले रही थी कि मैं उसको घास नहीं डाली। ये पुलिस क्या बोल रही है यार कि हम एक चाय की टपरी पर बैठकर राजपुर छोड़ने की बात कर रहे थे स्केचेस देख के। यार ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है। जो बात हमारे बीच में हुई नहीं है, किसी ने सुन कहाँ से ली? सर, ये नंबर है 4445668781। ये नंबर से फ़ोन आया था और संजय प्रदीप की टिप दी थी बंदे ने गैंग रेप केस के बारे में। विशाल कुमार जोशी। जी सर। अगर तुम्हारी टिप हमें नहीं मिलती ना, तो ब्रेवार्ड गैंगरेप केस के वो 2 आरोपी पकड़े ही नहीं जाते। सर, मैंने पहले ही कहा था मुझे सब में इन्वॉल्व नहीं होना। बस थोड़ी सी बात करनी है तुमसे, चलो हमारे साथ। जेके कॉम्प्लेक्स, जहाँ से सर मुझे लेकर आए, उसके बाहर ही एक चाय वाला है। वहीं पे सुनी थी मैंने उन दोनों की बातें। और तुम इन दोनों को, संजय सिंह और प्रदीप चौहान को पहले से जानते हो? नहीं सर, पर्सनली नहीं जानता। बस इतना पता है कि वो संतराम कॉलोनी में रहते हैं। तुम तो शहर के दूसरे छोर पर रहते हो, हाशिमपुरा, अपने किराए के मकान में। फिर तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? सर, वो हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं। उन कॉमन फ्रेंड्स के नाम, नंबर और एड्रेस? सर, सिर्फ कॉमन फ्रेंडशिप तो इनके बीच ही कुछ लगती है। डिटेल में बताओ।
सर 3 महीने पहले इस विशाल कुमार जोशी के नंबर से प्रदीप चौहान के नंबर पे कॉल्स हुए हैं। फिर से विशाल कुमार जोशी एक दूसरे नंबर 445678 पे लगातार टच में था। और सर यही नंबर 445678 ये नंबर 5 फरवरी के रात को 9:30 बजे संजय सिंह के टच में था। और सर रात 2:30 बजे तक फलों की मंडी में इसका लोकेशन था, और वही लोकेशन जो संजय सिंह के फोन का था। ये फ्रेंड्स नेटवर्क किसी सोशल नेटवर्क से कम नहीं लगता। दोस्तों के दोस्त तो फिर दुश्मन कौन है भाई? सर वैसे प्रियंका पाल के स्टेटमेंट को हमने कभी डाउट तो किया नहीं है, पर फिर भी सर एक बार क्रॉस चेक करने के लिए उसका फोन रिकॉर्ड स्कैन किया, लोकेशन रिपोर्ट स्टडी की, और सर फिर पता चला कि प्रियंका पाल राजपुर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट फलों की मंडी पहुंची। उसने कभी मिलन नगर या फिर डायमंड मार्केट चौक क्रॉस ही नहीं किया। संजय मेरी जान, आज तुम्हारा लकी दिन है, या लकी रात समझो। किसी घर का इंतजाम हुआ? जब मूड हो और मौका हो तो इंतजाम अपने आप ही हो जाता है, समझे? चल एड्रेस भेज। तुम्हें वो फलों की मंडी पता है? और सर जिस नंबर से ये कॉल आया था संजय को, वो नंबर यही है 445678 और इनफैक्ट सर इस नंबर से हमारे आदर्श नागरिक विशाल कुमार जोशी टच में थे। यह है विशाल कुमार जोशी, जानते हो इसे? ऑफ कोर्स सर, मैं जानता हूँ इसे। हाँ सर, मैं भी जानता हूँ इसे। यही है वो आदर्श नागरिक जिसने हमें तुम दोनों का नाम बताया। यही है वो जो चाय की टपरी के पास अपनी ड्यूटी कर रहा था, और ब्रेव हार्ट गैंग रेप सर्वाइवर प्रेमिस प्रियंका पाल, उसने तुम दोनों को आइडेंटिफाई किया। उसने ये कहा कि उन 3 रेपिस्ट में से 2 तुम थे। सर विशाल ने तो मुझे प्रियंका से मिलवाया था। क्या बात कर रहा है? मुझ में इंटरेस्टेड? और नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? अरे उस दिन देखा नहीं क्या रेस्टोरेंट में जब तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने? किसी बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी उसकी। तुझे भाई गलत फहमी हो रही है, मुझे लड़कियों में रद्दी पर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? सर उस दिन के बाद प्रियंका ने मानो स्टॉकिंग शुरू कर दी सर। फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, मिलो मिलो मिलो। मैंने बोला सर उससे मुझे नहीं मिलना है तुझसे, तो सर उसने मुझे सामने से बोला कि मुझे परमानेंट कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वन नाइट स्टैंड चाहिए। तो सर मैंने तो कान पकड़ लिए, मैंने बोला इस काम में नहीं पड़ना है मुझे। सर तब संजय इंटरेस्टेड हो गया सर। दुपट्टा ओढ़ लो प्रियंका, अभी तक तो यही रहा है, थोड़ा और भी रहेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने वो तीसरे आदमी रिक्शा वाले को पकड़ लिया? प्रियंका वो रिक्शा चलाता है या नहीं चलाता ये तो नहीं पता, पर इस खेल में तीसरा तो है। चले। सर हमने विक्टिम के कपड़े सीमन एनालिसिस के लिए भेजे थे, उसके वजाइनल और एनल स्वॉब्स लिए थे। डॉक्टर, इस केस में अब तक हमें एक से बढ़कर एक शॉक लगा है। उम्मीद करता हूं कि आपके शॉक का वोल्टेज इन सब से तगड़ा होगा। सब विक्टिम ने कहा था ना कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सर मैं विक्टिम के स्टेटमेंट्स पर कोई सवाल तो नहीं करना चाहती, पर जो हुआ है और उसने जो कहा है उसमें काफी फर्क है। बैठो प्रियंका, अब आराम से दिमाग लगाओ और सोचो, और ऐसी कहानी बनो जो बिल्कुल दर्द भरी हो, ठीक वैसी ही जैसी तुमने 5 फरवरी की रात को बनाई थी। क्या हुआ? उन्होंने पकड़ लिया मुझे। अब क्या? लग गई। तुमने मुझसे कहा था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लान काम करेगा। छी विशाल, तुमने मुझे किस टाइप की लड़की समझ रखा है? एक बात बताओ, बैंक के पीओ के एग्जाम में हजारों लोग बैठते हैं और वैकेंसी कितनी होती है? सिर्फ 200। एंड टू बी ऑनेस्ट हमारा लक है ना कमजोर चल रहा है, थोड़ा समझो। हाँ वो ठीक है, बट आई रियली लव यू विशाल। तुम मुझे किसी और के साथ में सोने के लिए बोल रहे हो? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो, लेकिन ये मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ना। अच्छा, इसका मतलब है आज मुझे प्रदीप के साथ सोना पड़ेगा और कल किसी और के साथ? नो नो नो, जस्ट वंस, बस एक बार। देखो प्रदीप बड़े बाप की औलाद है, उसके साथ सिर्फ एक बार सेक्स करो बस, फिर बोल देंगे कि रेप किया, उसको रेप केस में फंसा देंगे,
इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की, ऊपर से वो बिजनेस में उनको नाम वाम का बड़ा टेंशन होता है। तो उसका बाप सीधा कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करेगा, 30-35 हम मांग देंगे, 20 तो दे देगा। प्रियंका 20 लाख रुपए नहीं दिए तो? यार तुम देख, इतनी नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ऐसे भी नेगेटिव चीजें कम है क्या आसपास? यहाँ पे तुम्हारे पापा का दिमागी हालत ठीक नहीं है, वहाँ तुम्हारा भाई कब ग्रेजुएट होगा, कब जॉब लगेगी, और तब तक देखो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बैंक के पीओ एग्जाम में मेरा नंबर लगना ही लगना है। आंखें खोलकर सोचो, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, यहाँ रोटी एक है और खाने वाले 1000, लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रदीप है और एक तुम। सोचो स्ट्राइक रेट क्या है। प्रदीप नहीं फंसा तो संजय सिंह को टारगेट बनाया तुमने? ये संजय मेरे पे जान छिड़क रहा है। क्या लगता है कितने पैसे मिलेंगे? प्रदीप चौहान से जितना पैसा निकल सकता था उतना तो नहीं निकलेगा, लेकिन 10-1 लाख तो आराम से निकल सकते हैं। बाप बैंक में सीनियर ऑफिसर है, कोठी है, फ्लैट इन्वेस्टमेंट होंगे, तो कम से कम 15 लाख तो मिल ही सकते हैं। अगर फिर भी बाय चांस मैं ये संजय के साथ में सेक्स करती हूँ और रेप रोती हूँ, उससे पैसे मांगती हूँ, अगर बाय चांस मेरा नाम आ गया तो यार मेरे बैंक के पीओ एग्जाम्स पे फर्क तो नहीं पड़ेगा? यार प्रियंका, आजकल रेप हुई लड़की को सर्वाइवर बोलते हैं और उसका नाम कोई नहीं लेता। यार उसे तो सहानुभूति मिलती है मीडिया से, सोशल मीडिया से। रिक्शा फलों की मंडी चलोगे भैया? हाँ। संजय से बात हो गई है, वो ऑन द वे है। तुम अंदर बैठो और जैसे ही सब खत्म हो जाता है मुझे कॉल कर देना, ठीक है? उसका वेट करना तुम। ठीक है। सो अब फिर कब करेंगे एंजॉय? जल्द ही। चलो कपड़े उतारो। क्या? अरे घाव के निशान बनाने हैं ना, लगना चाहिए रेप हुआ है। ये क्या है? गैंग रेप के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का तड़का भी तो लगाना है। पर है क्या? अरे खटबल मारने की दवा है। क्या? अपना मुंह बंद करो, होंठ पे मलूंगा। टेस्ट मत करना, टेस्ट मत करना। छी! गैंग रेप की कहानी ये है जो तुम पुलिस को बताओगी, और कुछ ऐसा है कि 3 लोगों ने तुम्हारा गैंग रेप किया, जिसमें से 2 तो थे संजय और प्रदीप, और तीसरा होगा एक मनगढ़ंत रिक्शा ड्राइवर, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर संजय ने तुम्हें ये पेस्टिसाइड पिलाकर जान से मार डालने की कोशिश की, लेकिन तुम लड़ी, जी जान से लड़ी, और ये जहर तुमने अपने मुंह में नहीं जाने दी। फिर क्या, बॉटल खाली हो गई, वो लोग घबरा गए। अब क्या करेंगे? तो उन्होंने तुम्हारा वीडियो निकाल लिया और तुम्हें धमकाया कि हम इसे वायरल कर देंगे। गरीबी, मजबूरी, इसलिए तुमने इतनी घिनौनी हरकत की? हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है, हम सच कह रहे हैं सर। तो वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, फिर भी मेहनत करके ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं, उन सब लोगों के मुंह पर तुमने थूका है प्रियंका। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने बैंक के पीओ एग्जाम्स भी दिए हुए हैं और मेरा मेरिट लिस्ट में आना ही आना है सर। प्लीज बस एक मौका दे दीजिए, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा सर। हम ये केस पीछे ले लेते हैं। तुम केस पीछे लोगे? मैडम, तुम्हारी उम्र के 2 जवान लड़के जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है, अब शायद वो दोनों केस करेंगे तुम पर। नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। माफ करना, मौका देना हमारा नहीं, अदालत का काम। सर प्लीज सर, नहीं सर प्लीज। सर मैं इन्हें से जाने नहीं दूंगा सर। मैं इस प्रियंका और इस विशाल पे केस फाइल करूंगा। सर मुझे इन दोनों के खिलाफ केस फाइल करना है सर। तुम दोनों इनके खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स लिखवा दो। सर आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो इशू करेंगे ना सर, कि हम दोनों इनोसेंट है
और हमें बेवजह फंसाया गया था। बिल्कुल, वैसे भी हमें प्रेस में स्टेटमेंट इशू करना ही है। सर जहां मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था अपने जॉब के लिए, खबर तो वहां तक भी पहुंच गई होगी सर। मीडिया में नाम आया था हम दोनों का। सर हमारा नाम तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका है। सब लोग हमें वैसे भी रेपिस्ट समझते हैं सर, और अगर मीडिया में साबित कर भी देंगे हम इनोसेंट हैं, तब भी लोग हमें रेपिस्ट समझेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि पैसे वालों के बेटे थे, पैसा देकर केस को रफा दफा कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो सर। मुझे अभी कभी जॉब के लिए फोन आया। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। एक्चुअली हम बहुत प्रेशर में थे, हर सबूत तुम दोनों के खिलाफ जा रहा था। एक भी वजह ऐसी नहीं थी जिस वजह से हम तुम दोनों पर शक नहीं करते, लेकिन जो हुआ उसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो। इस वक्त तुम दोनों से मैं यही कह सकता हूं कि आई एम रियली सॉरी। ये दोनों प्रियंका और विशाल, इन्होंने ऐसे प्लान किया था कि एक बार केस पुराना हो जाएगा, फिर प्रदीप और संजय से पैसे लेकर केस वापस ले लेंगे। पहली बात, मीडिया में इतना बवाल होगा ये इन्होंने सोचा ही नहीं था। पर सर मीडिया में इन लड़कों के नाम ऑफिशियली तो दिए नहीं थे, और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक कि केस सॉल्व ना हो जाए, जजमेंट ना हो, पीड़ित की तरह सस्पेक्ट का आइडेंटिटी रिवील ना किया जाए। अब हम मीडिया की क्या क्लास लेंगे? तो अच्छी तरह से जानते हैं कि सही रिपोर्टिंग क्या होती है और सनसनीखेज रिपोर्टिंग क्या होती है। उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं और हमें हमारे काम को बेटर करते रहना है। काम में संवेदनशीलता हो, सेंसेबल तरीके हो और गलतियों का सही एहसास हो। जैसे कि सीसीटीवी, ये एक जेन्युइन गलती हुई थी हमारी तरफ से। नाइट पेट्रोलिंग नहीं होने के भी चार्जेस लगे थे, जो कि गलत थे, क्योंकि विक्टिम का स्टेटमेंट पूरा का पूरा झूठा था। लेकिन इस झूठे स्टेटमेंट के बीच से एक सच यह भी उभरता है कि अगर हम पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ करें तो क्रिमिनल्स हमसे डरेंगे। भले ही इससे जुर्म पूरी तरह से ना रुके, लेकिन यह सच है कि कानून का डर जुर्म को कंट्रोल जरूर करता है। और अगर हमारी ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट की वजह से कोई आम आदमी क्विक मनी के लिए जुर्म का रास्ता नहीं अपनाता है, तो यह सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।